जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये फेमस गाना शायद आपने सुना तो होगा, या अगर जेंजी लोग हों तो शायद नहीं भी सुना होगा, पर उसके वर्ड्स के बेसिक मीनिंग आप समझ गए होंगे। इस गाने में बताया जा रहा है कि भारत पुराने ज़माने में काफ़ी रिच और खुशहाल देश था, दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। फिर विदेशी इन्वेडर्स आए और उनकी लूट और तबाही की वजह से हमारा देश धीरे धीरे गरीब बनता चला गया। बहुत से लोग इस बात से अग्री करते हैं और कुछ कहते हैं ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है और चाइना, रोमन एम्पायर जैसे काफ़ी देश हमसे भी ज़्यादा रिच थे, साथ ही साइंटिफिकली और सोशली भी हमसे आगे थे। आपका क्या मानना है? चलिए सच ढूंढते हैं। वेलकम टू इनफाइनाइट इंडिया, द भारतीय वे, एक ऐसी सीरीज जो मिथ्या को तोड़ती है, स्पेकुलेशन को साइड में रखती है और हमें याद दिलाती है कि हम कौन थे और हम कौन हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, चलिए 1739 की दिल्ली में चलते हैं। हवा में गन पाउडर और डिस्ट्रक्शन की बदबू है और दिल्ली की सुनसान सड़कों से गुजर रहा है इतिहास का सबसे लुक्रेटिव कॉन्वॉय में से एक। ईरानी रूलर नादिर शाह ने अभी अभी दिल्ली को इन्वेड किया है। भारत के एक छोटे से हिस्से को लूटने भर से ही उसे इतना पैसा मिला कि 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12,000 घोड़ों पर लाद कर वह ये धन ईरान ले गया। लूट इतनी मैसिव थी कि नादिर शाह ने वापसी के बाद अपने देश ईरान में 1-2 महीने नहीं बल्कि 3 साल तक टैक्स माफ कर दिया। हिस्टोरियन जेम्स फ्रेजर के हिसाब से उस टाइम लगभग 70 करोड़ रुपए का धन लूटा गया था। 70 करोड़, शायद सुनने में आजकल 70 करोड़ ज़्यादा ना लगे, लेकिन उस ज़माने में ये बहुत बड़ी रकम थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त हर रुपया 11.5 ग्राम चांदी का असली सिक्का होता था। तो 1739 के 70 करोड़ रुपए का मतलब है लगभग 8050 टन चांदी। आज के दौर में इतनी चांदी की कीमत करीब 2 से 2.5 बिलियन यूएस डॉलर या रफली 20 से 25 हजार करोड़ रुपए के आसपास बनती है, सिर्फ मेटल के रेट से। अगर परचेजिंग पावर और उस समय की अर्थव्यवस्था के स्केल से देखें तो असर आज के ज़माने में कई लाख करोड़ रुपए के बराबर का लग सकता है। ये अमाउंट आज के कई छोटे देशों के पूरे जीडीपी से ज़्यादा है। और याद रखिए, ये सिर्फ भारत के एक छोटे से पार्ट दिल्ली से लूटा गया था। तो सोचिए पूरा भारत कितना रिच रहा होगा। और ये तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, लेकिन किसी महान इंसान ने बहुत खूब कहा है, इन गॉड वी ट्रस्ट, फॉर एवरीथिंग एल्स शो मी डेटा, क्योंकि आज की दुनिया नंबर्स पर ही चलती है। तो लीजिए अब डेटा देखते हैं। फेमस इकोनॉमिस्ट उत्सा पटनायक के डेटा के हिसाब से भारत में ब्रिटिश राज के दौरान जो लूट और चोरी हुई उसका टोटल वैल्यू आज के टाइम में करीब 45 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर है। हाँ, आपने सही सुना, 45 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी लगभग यूएस और चाइना के जीडीपी के टोटल जितना। बहुत लूटा था अंग्रेजों ने। बहुत से स्कॉलर्स इस स्टडी से ब्रॉडली अग्री करते हैं। मैं आपको एक और स्टडी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जिसे लगभग सभी स्कॉलर्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं। एक ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे एंगस मैडिसन, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डिवोट कर दी पिछले 2000 सालों के वर्ल्ड इकोनॉमीज और उनकी जीडीपी की हिस्ट्री पर डीपली रिसर्च करने में।
आगे बढ़ने से पहले लेट मी डिफाइन जीडीपी फॉर सम ऑफ आवर व्यूअर्स। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक साल में किसी देश के सभी गुड्स और सर्विसेज का टोटल प्रोडक्शन होता है उस देश का जीडीपी। चलिए वापस आते हैं एंगस मैडिसन के काम पर। उनका डेटा पब्लिकली अवेलेबल है और वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री पर सबसे क्रेडिबल स्टडीज में से एक माना जाता है। वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट को एंडोर्स किया है और इसके डेटा को वैलिड माना है। नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट पॉल क्रूगमैन ने भी हिस्टोरिकल इकोनॉमिक डेटा के लिए मैडिसन प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है। तो आखिर एंगस मैडिसन क्या कहते हैं? 2000 साल पीछे चलते हैं। अगर 0 CE से 1000 CE तक के वर्ल्ड जीडीपी को देखें तो भारत यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर्ल्ड इकोनॉमी में नंबर 1 था। वर्ल्ड जीडीपी का करीब 32% हिस्सा सिर्फ भारत का था। आज अगर कंपेयर करें तो आज की दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी यूएसए मैडिसन प्रोजेक्ट के हिसाब से लगभग 15% वर्ल्ड जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है इन पीपीपी टर्म्स, परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म्स, वो भी पूरे 1000 सालों तक। We were extremely prosperous and we were sort of pioneers of the world, and in my view that did not happen by chance. It was not by accident. There had to be an underlying philosophy or a framework that led to this prosperity, and this was sort of an important question that led me to work on my books, and that led me to go to Kautilya's Arthashastra and analyze the framework. So the idea of dharma is a very important instrument which was an important anchor for economic growth during this period according to my research. यूं ही हमें नहीं सोने की चिड़िया बोला जाता था, पर यूनिवर्स का एक सिंपल रूल है, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं होता। जैसे हर सुबह के बाद शाम आती है और सूरज ढलने लगता है, वैसे ही भारत की प्रॉस्पेरिटी का सूरज भी डूबने लगा। 11वीं सदी के आसपास हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया और रीजन हमारी सोने की चिड़िया ने एक के बाद एक लगातार विदेशी अटैकर्स के हमले सहे। पहले टर्क्स यानी तुर्क, और फिर टर्को मंगोल्स, और फिर आए यूरोपियंस यानी फ्रेंच, पोर्टुगीज, डच, पर सबसे घातक वार अंग्रेजों का था। ऐसा वार जिसने सांप सीढ़ी के खेल की तरह हमें ऊंचाई से सीधे नीचे गिरा दिया। भारत जो कभी वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड ट्रेड में नंबर 1 था, धीरे धीरे दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन गया। जब हमारे लास्ट विदेशी लुटेरे अंग्रेज 1947 में भारत छोड़कर गए तो हमें लगा कि हमारी इकोनॉमिक स्ट्रगल खत्म हो जाएगी और भारत फिर से ऊपर उठ जाएगा, मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। वर्ल्ड जीडीपी में हमारा शेयर इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ टाइम तक गिरता ही रहा। 1980s में आते आते हम अपनी हिस्ट्री के सबसे लोएस्ट इकोनॉमिक पॉइंट पर आ गए। मतलब इससे ज़्यादा गरीब हम कभी नहीं थे रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन फिर आया साल 1991 एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का, और फाइनली हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सदियों के डाउनफॉल के बाद दोबारा इम्प्रूव होते देखने लगते हैं। तो ये थी हमारे 2000 वर्ष इकोनॉमिक ऑडिसी की समरी। चलिए इस पूरी जर्नी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। भारत के पिछले 2000 साल की इकोनॉमिक स्टोरी को रफली 4 फेज में बांटा जा सकता है। फेज 1 यानी द गोल्डन मिलेनियम, यहाँ हम फर्स्ट मिलेनियम की बात कर रहे हैं, यानी 0 कॉमन ईरा से 1000 कॉमन ईरा तक। उस समय के सबसे बड़े रूलर्स में आते हैं गुप्ताज, चोलाज, गुर्जर प्रतिहाराज, सातवाहनाज, चालुक्याज, पालाज, वर्धन्स एटसेट्रा। अब समझते हैं कि इस दौर में भारत इतना प्रॉस्परस कैसे था। सबसे सिंपल जवाब, मदर नेचर की कृपा। 3 तरफ से समुद्र से घिरा होने की वजह से हमें एक लॉन्ग स्ट्रेटेजिक कोस्टलाइन मिलती है और देश के अंदर बहने वाली पावरफुल नदियों का नेटवर्क डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत सस्ता और आसान बनाती थी, क्योंकि आज ही की तरह एंशिएंट टाइम्स में भी मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शिप्स ही थे। एक और नेचर का गिफ्ट था हमारी उपजाऊ जमीन। हमारे पास दुनिया की सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन थी,
जहां रिलेटिवली कम नंबर ऑफ फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा फसल उगा पाते थे, जिसकी वजह से हमेशा फूड सरप्लस रहता था। जीवन का एक सच है कि जब इंसान की बेसिक नीड्स जैसे फूड की सिक्योरिटी हो, तो वह इनोवेशन और इंडस्ट्रीज में अपना ध्यान लगा सकता है। तो इसका रिजल्ट सोसाइटी के बाकी लोग ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, क्राफ्ट्स वगैरह पर फोकस कर सकते थे, जो देश की इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग बनाता था। धरती माँ ने हमारे ऊपर और कृपा दिखाई इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज और माइनिंग वेल्थ के रूप में, जैसे आयरन ओर एटसेट्रा, जिनसे इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिला। साथ ही 2-3 महीने का मॉनसून सीजन होने के कारण पानी का सप्लाई भी स्टेडी था और इंडियन ओशन में शिप्स को सेल करने में मॉनसून विंड्स हेल्प करती थी। एक और ब्लेसिंग जिस वजह से हम अपने ट्रेड्स को बेटर प्लान कर सकते थे और प्रोडक्टिव भी बने। पर सिर्फ प्रकृति के वरदान से कोई नेशन इतना पावरफुल और प्रॉस्परस नहीं बन सकता। इन नेचुरल बून्स को इमेजरेबल ट्रेजर में कन्वर्ट करने का असली क्रेडिट जाता है भारत के लोगों की कड़ी मेहनत और उनके इनोवेटिव एटीट्यूड को। The prosperity of Bharat was not an isolation. If we were able to build a temple such as the Brihadishwara temple in Tanjavur, which still stands today, withstanding so many earthquakes, is still an engineering marvel after thousands of years. It meant that we were a civilization who understood not just complex engineering, but also understood the idea of commerce and economics as well. So I think the Dharma-based frameworks with Dharma as an important anchor serves as an important instrument for the prosperity that we have seen over this period of time. And it was not an accident. It was a sophisticated economic philosophy that was sustainable, inclusive, and constantly engaged with the rest of the world. एंशिएंट भारत के लोग वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन फार्मर्स, ट्रेडर्स, सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इनोवेटर्स और साइंटिस्ट थे। बिलीव करना थोड़ा मुश्किल लगता है ना, और वो इसलिए क्योंकि स्कूल टेक्स्ट बुक्स ने हमें ये पिक्चर कभी प्रॉपर्ली दिखाई ही नहीं, बल्कि ये नैरेटिव सेट कर दिया गया कि भारत मेनली एक एग्रीकल्चर बेस्ड देश था और ट्रेड, इंडस्ट्री और बाकी प्रोफेशंस बाद में विदेशी इन्फ्लुएंस से आए। लेकिन रीसेंट रिसर्च और एविडेंस क्लियरली दिखाता है कि हजारों साल पहले से ही भारत दुनिया के सबसे पुराने ट्रेडिंग और मैरीटाइम पावर्स में से एक था। So from a very early period, India had a strong maritime presence. Whether we were sailing out towards Arabia and the Red Sea or the Persian Gulf, or on the other side to Southeast Asia and beyond. All of this was driven essentially by the wind patterns of the monsoon. अपने स्कूल में सिल्क रूट के बारे में जरूर पढ़ा होगा आपने। ये लेजेंडरी लैंड रूट चाइना और यूरोप के बीच ट्रेड का मेन रास्ता था, जो सेंट्रल एशिया के स्टेप लैंड से गुजरता था। इस रूट पर आप सिर्फ हॉर्सेस और ऑक्सन पर माल ले जा सकते हैं, और इस वजह से लिमिटेशंस थी, क्योंकि एनिमल्स की पीठ पर ले जाने वाले माल की लिमिट होती है। भाई कितना लोड करोगे बेचारे एनिमल पर। तो क्या इससे बेटर कोई तरीका था? आई एम श्योर आपने गेस्ट कर ही लिया होगा। जी हाँ, Towards the end of the ancient period into the early medieval period, you have very intricate trading networks around the world dominated by Indians. And this is, a lot of it is, by the way, not land but maritime routes. शिप्स जैसे आज के समय में होता है, एंशिएंट टाइम्स में भी मास ट्रेड शिप्स पर ही होती थी, क्योंकि एक शिप उतना माल ले जा सकती थी जितना पूरा एनिमल कारवां भी नहीं ले जा पाता। पर प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम शिप्स में इंजन्स नहीं थे। शिप्स या तो विंड्स पर डिपेंडेंट होते थे या फिर ओर यानी मैन पावर पर। अगर स्कूल ज्योग्राफी याद हो तो समुद्र पर चलने वाली ट्रेड विंड्स यूजुअली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती थी। इस वजह से जहाज को हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता था। हवा की रुख के साथ गए तो दिनों में पहुंच गए, नहीं तो हफ्ते लग जाते थे। उसका रिजल्ट ट्रेडिंग स्लो, रिस्की और एक्सपेंसिव हो जाती थी। लेकिन प्रकृति का एक और वरदान भारत के पास था, दुनिया का एकलौता ऐसा ओशन जहां ट्रेड विंड्स क्लॉकवर्क की तरह साल में 2 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, और वो है इंडियन ओशन। कारण
the monsoon system. The fact that this wind pattern which caused the monsoon also meant that you had a wind that was blowing into India for part of the year and away from India for part of the year. This also meant that we had this extreme maritime orientation, something again that we don't appreciate, because when you have the monsoons, you blowing one way and then in exactly the opposite way different times of the year, it allows you to sail somewhere and then come back. जैसा आप जानते ही हैं, भारतीय रीजन में ठंड के महीनों में हवा नॉर्थ ईस्ट से साउथ की तरफ चलती है और गर्मी के महीनों में इंडियन ओशन से नॉर्थ की तरफ। यही विंड्स हैं जो जून जुलाई अगस्त का मॉनसून लेकर आते हैं। इसको हमारे सेलर्स ने बखूबी क्रैक कर लिया था और विंटर्स में यानी कार्तिक पूर्णिमा के आसपास वो अपने शिप्स लेकर विदेश जा सकते थे और मॉनसून के टाइम विंड्स के साथ साथ वापस घर आ सकते थे। सिर्फ हवा के साथ खेलना था। इससे इंडियन ट्रेडर्स को मैसिव एडवांटेज मिलता था। And you shouldn't have the impression that these are, individual heroic ships going out. These were massive fleets that were basically run by corporatized guilds, almost like multinational companies. And they had, of course, the headquarters in India, and with names like the 500 and Mani Gramam and so on. And they had their networks in some cases in West Asia, and of course trading with the Romans and so on, Arabs and Romans. And on the other side, trading with Southeast Asia all the way through to Japan and China and so on. Now, they had their sort of branch offices in various places. We have evidence of that. They had their own navies, by the way, because piracy was an issue, and of course they quite powerful politically as well. भारत ने इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के दौरान ही इलाम, एंशिएंट ईरान रीजन और मेसोपोटामिया यानी मॉडर्न इराक के साथ इंटरनेशनल ट्रेड शुरू कर दिया था। इलाम और मेसोपोटामिया की आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर इंडस स्टाइल सील्स मिली हैं। ये प्रूफ है कि एंशिएंट भारत का ट्रेड नेटवर्क दूर दूर तक फैला हुआ था। वहीं सिल्वर शेकल्स जो एक एंशिएंट मेसोपोटामियन कॉइन है, ईरानियन काउंटर मार्क्स के साथ भारत में मिले हैं और रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ईरान के एम्परर डरायस की अबदना पैलेस के कंस्ट्रक्शन के लिए गंधार से, जो कि अब अफगानिस्तान का हिस्सा है, वहाँ से देवदार वुड और हिंदुश से आइवरी मंगवाए गए थे। वैसे गंधार वही रीजन है जहाँ से महाभारत का कैरेक्टर शकुनी आता है, वही शकुनी मामा। और हिंदुश एक एंशिएंट पर्शियन नाम है जो अकेमेनिड एम्पायर के लोग लोअर इंडस वैली को बुलाते थे, यानी शायद सिंध और लोअर पंजाब का एरिया। और एक फन फैक्ट, फर्स्ट सेंचुरी कॉमन इरा के दौरान दुनिया का सबसे डेडली वेपन माना जाता था डैमेस्कस स्वॉर्ड, जो वुड स्टील से बनती थी और ये स्टील हमारे तमिलनाडु में बनता था। इसके अलावा भारत दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था। रोमन एम्पायर हमारे सबसे बड़े कस्टमर्स में से एक था। हम रोम को स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, लग्जरी गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, पर उनसे इंपोर्ट कंपैरेटिवली ना के बराबर करते थे। इनका पेमेंट मोस्टली सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स में होता था। इसलिए आज भी इंडिया में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में ढेर सारे रोमन गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं। ट्रेड इतना हैवी था कि रोमन एडमिरल प्लिनी ने कंप्लेंट लिखी कि भारत हर साल रोम से कम 5 करोड़ के इक्विवेलेंट सिल्वर कॉइन्स ले जा रहा है। इतना ही नहीं, रोमन एम्परर वेस्पासियन ने 70 कॉमन इरा के आसपास भारत के साथ ट्रेड बैन करने की कोशिश की, क्योंकि रोम को डर था कि वो इंपोर्ट्स के चक्कर में फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो रहा है। ट्रेड वॉर्स उस जमाने में भी होते थे, पर इसका रोमन कंज्यूमर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो इंडिया से आ रहे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के आदी हो गए थे। ट्रेड और बिजनेस के साथ साथ भारत एजुकेशन सेक्टर में भी अव्वल था। यहाँ दुनिया की ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट कवेटेड यूनिवर्सिटीज़ थीं, जैसे तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा इत्यादि, जहाँ पास और दूर के देशों से फॉरेन स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, सभी धर्मों के मॉन्क्स और इंटेलेक्चुअल्स पढ़ने और कल्चरल एक्सचेंज के लिए आते थे। ये यूनिवर्सिटीज़ टॉप लेवल टीचर्स का हब थी और नए इन्वेंशंस और आइडियाज़ का
सेंटर भी, जो इकोनॉमी को और मजबूत बनाते थे। हमारे आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, ब्लैकस्मिथ्स अपने काम के मास्टर्स थे और उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड ग्लोबल थी। इन सब रीजंस की वजह से पहले मिलेनियम में भारत वर्ल्ड जीडीपी में नंबर 1 पर था। पर आने वाले टाइम के चैलेंजेस बिल्कुल अलग नेचर के थे। सेकेंड फेज, तो हमारी स्टोरी के इस सेकेंड फेज में आते हैं 11th से 17th सेंचुरी तक का दौर, यानी टर्क्स और टर्किक मंगोल्स के इन्वेजन्स का एज, जब भारत का इकोनॉमिक इंजन डगमगाने लगा। ये टर्क्स और टर्किक मंगोल्स वही रूलर्स हैं जिन्हें एस्टैब्लिशमेंट हिस्टोरियंस दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के नाम से लेबल करते हैं। हिस्टोरियन इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल के हिसाब से उस समय के टर्क्स और मंगोल अटैक से बहुत देशों की इकोनॉमीज हिल गई थी और 1500 कॉमन ईरा तक चाइना मिंग डायनेस्टी के राज में 25% शेयर के साथ वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया और भारत अपने 32% से गिरकर 24.5% पर आकर पहली बार सेकंड प्लेस पर आ गया, पहली बार इन हिस्ट्री। तो सवाल ये है कि भारत का इकोनॉमिक इंजन तुर्की इन्वेजन और रूल के दौरान क्यों बिगड़ने लगा? कुछ आंसर्स हमें ट्रैवलर्स की राइटिंग्स जैसे इब्न बटूटा और रिकॉर्ड जैसे तारीखी फरिश्ता से मिलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, टर्किक इन्वेजन्स को कुछ हिस्टोरियंस इस्लामिक इन्वेजन बोलते हैं। ये वही हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इन रूलर्स को दिल्ली सल्तनत और मुगल्स कहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने टर्क रूल को इस्लामिक इन्वेजन तो बोला, पर ब्रिटिश रूल को कभी क्रिश्चियन इन्वेजन नहीं बोला। शायद मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने विदेशी तुर्कियों को इंडियन मुस्लिम्स के समान दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम भारत के लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट और हानिकारक रहा। हमारे पूर्वज इस बारे में क्लियर थे। वो इन फॉरेन इन्वेडर्स को तुरुष्क बोलते थे, जो टर्क का संस्कृत शब्द है, पर ये एक्चुअली सेंट्रल एशिया के स्टेप लैंड से थे। ना ये चाइनीज़ थे, ना ये इंडियन। ये उर्दू भी नहीं बोलते थे, उर्दू तो हमारी भाषा है भाई। वो तुर्की या फारसी बोलते थे और इसी ग्रुप ने सिर्फ भारत ही नहीं, चाइना, अरब वर्ल्ड और यूरोप पर भी अटैक्स किए और वहाँ भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन फैलाई। अपने इन्वेजन्स और रूल्स के दौरान टर्क रूलर्स ने रैंडम और ब्रूटल वायलेंस की और सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई सीरियस सिस्टम नहीं बनाया। अगर बेसिक सुरक्षा ही नहीं है तो प्रोडक्शन और ट्रेड कैसे चलेगा? एक व्यापारी कारवां पर तभी निकलेगा जब उसे जान और लूट का डर ना हो। इस तरह की हिंसा इकोनॉमीज के कोर सिस्टम्स को तोड़ देती है, जैसे आज लिबिया और इराक जैसी जगहों में वेस्टर्न इन्वेजन्स के बाद हुआ है। कुछ ऐसा ही 1000 साल पहले नॉर्थ इंडिया में हुआ। टर्क्स ने हमारी कई एंशिएंट यूनिवर्सिटीज उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। इनकी तबाही से एजुकेशन और रिसर्च सेंटर्स को मैसिव झटका लगा, जिसका असर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड पर भी पड़ा। टर्क रूलर्स ये मानते थे कि उनका इस्लामिक इंटरप्रिटेशन उन्हें हर जगह मूर्तियां और मंदिरों को तोड़ने का हुक्म देता है। अपने ज़ील में उन्होंने हमारे बहुत सारे मंदिर और टेम्पल सिटीज डिस्ट्रॉय कर दिए। इससे सिर्फ रिलीजियस और स्पिरिचुअल नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इकोनॉमिक नुकसान भी हुआ। वो कैसे? हमारे लिए ये टेम्पल सिटीज सिर्फ रिलीजियस सेंटर्स नहीं थे, ये एजुकेशन और ट्रेड के भी हब्स थे। नेचुरली जब ये टूटे तो पिलग्रिमेज बेस्ड ट्रेड भी गिर गया। मंदिरों के टूटने का एक और असर था। हिस्टोरियन संजीव सान्याल एक्सप्लेन करते हैं कि टेम्पल इकोनॉमी से ही सिटीज और लोगों की कई बेसिक ज़रूरतें फंड होती थीं, जैसे पानी के लिए पॉन्ड्स और कुंड, गरीबों के लिए फ्री फूड और इलाज, लोकल एजुकेशन, लोकल एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ। टर्क रूलर्स ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया जितना उनसे पहले के इंडियन किंग्स करते थे। फॉर एग्जाम्पल, चोलाज ने साउथ इंडिया में कनाल सिस्टम्स बिछाए, राजा भोज ने मध्य भारत में बांध बनवाए, मौर्य समय में उत्तर पथ और दक्षिण पथ जैसे लॉन्ग हाईवेज बने,
जिन्हें बाद में गुप्ताज और अन्य एम्पायर्स ने एक्सपैंड किया। लेकिन टर्क रूलर्स ने भारत की विशाल धन दौलत का बड़ा हिस्सा सिर्फ अपने लिए शाही महल और मकबरे बनवाने में उड़ा दिए। ये मॉन्यूमेंट्स आज टूरिस्ट अट्रैक्शन जरूर हैं, लेकिन उस समय अगर यही पैसा रोड्स, कनाल्स, यूनिवर्सिटीज जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगता तो इकोनॉमी और आम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता। टर्क एरा में एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन भी थे, शेर शाह सूरी, जिसने एंशिएंट उत्तर पथ को रिपेयर करके फिर से चालू किया, जिसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। लेकिन ये भी नोट करने वाली बात है कि शेर शाह सूरी तुर्की नहीं था, वो अफगान पश्तून था, यानी पठान। इन सब फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट ये हुआ कि भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे और कमज़ोर होती गई, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहां 11th सेंचुरी से टर्क रूल चला। साउथ इंडिया इनके आक्रमणों से बचा रहा क्योंकि वहां विजयनगर एम्पायर फुल्ली फ्लरिश कर रहा था। बीजिंग के बाद विजयनगर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और सबसे रिच सिटीज़ में से एक माना जाता था। पर सैडली 1565 कॉमन इरा में पर्शियन मतलब फारसी और टर्क डेक्कन सुल्तान्स ने विजयनगर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और भारत का इकोनॉमिक गिरावट का सिलसिला और तेज हो गया। हमारे ग्लोबल जीडीपी का शेयर 32% से गिरकर 22-23% तक आ गया। मगर अफसोस, अभी तो हमारी इकोनॉमिक तबाही की कहानी शुरू हुई थी। सबसे बुरा फेज तो अभी आना बाकी था, क्योंकि अब एंट्री होने वाली थी अंग्रेजों की।